नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में आज की वीडियो रहेगी आपके लिए। हमारा जो उत्तराखंड आबकारी का पेपर होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा, ठीक है। तो उसका आज भागेगा 12/11 और इससे पहले आपने इसके जो 10 पेपर नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, जो कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक बूस्टअप मिलने का काम करेगी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हमारे जो रहेंगे हिंदी क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन। फिर हम रीजनिंग के करेंगे 10 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमारे जीएस के रहेंगे, जिसमें हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे साइंस रिलेटेड। उसके बाद 40 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है, ठीक है। लिफाफा, हजम, फिक्र या फिर ज़िंदगी। तो कौन सा है? तो ये आपका जो ज़िंदगी है वो क्या है, आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। इससे आपका जो 100 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएंगे और इससे आपको क्या होगा कि आपके कितना स्कोर बन रहा है आपकी उससे पता चल जाएगा, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपको कितनी मेहनत करनी है और या फिर आप सही मेहनत ट्रैक पे हो करके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जहाँ पे हमको लगेगा कि हमको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन, इसके जितने भी ऑप्शन दिए होंगे 4, ये एक्सप्लेन करने हैं, आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ भी बन सकता है, तो हम उसको डिटेल में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, विलोम शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी या फिर पर्यायवाची। तो जो विलोम शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है, ठीक है। जो तोता शब्द है वो किस शब्द भेद है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या फिर विदेशज है। तो तोता शब्द हमारा है ये आपका विदेश से आया हुआ है और विदेशा शब्द है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, महोत्सव महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोत्सव या फिर महेश उत्सव, ठीक है। तो क्या रहेगा जो महोत्सव का सही संधि विच्छेद? तो ये रहेगा आपका महा प्लस उत्सव रहेगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है आपने देखा होगा आ, ठीक है, आ के साथ ऊ हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे ऊ मिलता है तो उसको वो क्या बनता है, आपका ओ बन जाता है, वो औ जो होता है औ बन जाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो देख सकते हैं यहाँ पे गुण संधि, अपने को संधि पता होगा संधि के बारे में। तो यहाँ पे महोत्सव क्या होता है, जहाँ पे ये ओ मिलता है यहाँ पे क्या होती है, आपकी गुण संधि होती है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है कि महोत्सव में कौन सी संधि है, तो ये आपकी गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5 या 2 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो यहाँ पे बोला गया है कि वर्णों के मेल से, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर शब्दों के मेल से बोलेगा, ठीक है, अगर शब्दों के मेल से बोलेगा तो आपको वहाँ पे समास करना है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला गया है, वर्णों के मेल से बोला गया है। तो संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो जो संधि होती है उसमें क्या होता है, वर्णों के मेल से क्या होता है, उस विकार में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं आप, उसको आप क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, अनौपचारिक पत्रों को भी कहा जाता है। अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनको और तो क्या कहते हैं? पारिवारिक पत्र कहते हैं, असामाजिक पत्र कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहते हैं या फिर कार्यालयी पत्र कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसको आपका व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वो क्या है? अल्प विराम, योजक चिन्ह, फुल स्टॉप या फिर विवरण चिन्ह। तो यहाँ पे जो आपका फुल स्टॉप होता है उसको विराम चिन्ह के स्थान पर उसको यूज किया जाता है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, ठीक है। सरल वाक्य क्या होते हैं? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े हों, ठीक है। तो सरल वाक्य कौन से होते हैं? तो सरल वाक्य में क्या होता है, तो ये होता है आपका एक ही उद्देश्य होता है उसमें, एक ही विधेय होता है उसका। 10वां क्वेश्चन है, कहावत को कहते हैं लोकोक्ति, कही हुई बातें, बढ़ा चढ़ाकर कहना, छोटे से वाक्यांश से कुछ से मैं कुछ कहना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहावत जो होती हैं वो क्या रहती हैं?
तो ये लोकोक्ति वगैरह जो रहती हैं वो क्या है, कहावत है, ठीक है। हाँ, इसी क्रम में लोकोक्ति से याद आया, अगर आपने अभी तक उत्तराखंड रिलेटेड आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस ने अभी रिसेंट के जितने भी एग्जाम हुए यूके ट्रिपल एस के, उनमें उत्तराखंड के जो कुमाऊनी, जौनसारी या गढ़वाली जो लोकोक्तियाँ हैं या शब्दकोश हैं, उनको एग्जाम में पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है, जिससे कि संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत से लोग क्या होते हैं इस संस्कृत रिलेटेड क्या है इनमें अवेयर नहीं है, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना दी है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपके जो आगामी एग्जाम होंगे वहाँ पे कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड छूटेंगे नहीं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो इसका जो एक इसमें जो दोहा दिया हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या बोला जाता है, श्लेष अलंकार में यह होता है कि यहाँ पे क्या की बोला गया, देखो यहाँ पे बोला गया कि जो पानी शब्द है ना उसके 3 अर्थ दिए हुए हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक का या क्रांति का रूप दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में जो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ सम्मान है, और चून अर्थात आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है, यहाँ पे साधारण पानी है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है तीनों का क्या अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या श्लेष अलंकार होगा। 12वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, धाता धात्री, या फिर दाता दात्री। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध बोला गया है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है, ठीक है। कर्ता कर्ती यहाँ पे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, ठीक है। जो हिंदी भाषा है हमारी वो किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, या फिर सौराष्ट्री। तो किस में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपकी देवनागरी लिपि में, ठीक है। आप सबको पता होगा जो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। 14वां क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक, ठीक है, ये बोला गया कि भारत की लोकतांत्रिक केंद्रीय तथा राज्य व्यवस्था केवल सरकारों तक ही सीमित नहीं है। तो इसको क्या करना है, हमको अरेंज करना है कि ये शब्द प्रॉपर कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बना हुआ है, पहला जो है भारत की लोकतांत्रिक, उसके बाद कौन सा शब्द बनेगा, स्टार्ट हुआ है शब्द यहाँ पे भारत की जो लोकतांत्रिक है, क्या उसके बाद व्यवस्था क्या होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहले बी आएगा, ठीक है, ये मतलब रॉ वाला आएगा। व्यवस्था केवल कि उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर केवल, केंद्रीय तथा राज्य, उसके बाद दूसरे में ये आएगा, ठीक है, पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, केंद्रीय तथा राज्य, क्या आएगा अगला, क्या आएगा सरकारों का, ठीक है। तो तीसरा क्या आएगा, सरकारों तक ही सीमित नहीं है, तो चौथा ये आएगा। तो कौन सा बन रहा है हमारा, पहला हमारा यौ बना, दूसरा हमारा सॉरी लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो गया हमारा, ठीक है। पहला कौन सा बना था हमारा, पहला हमारा रॉ बना था, ये वाला था पहला, दूसरा ये वाला था यौ, तीसरा लॉ था, और चौथा हमारा है क्या है, वो है। तो रॉ यौ लॉ वो कौन सा बना हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ठीक है। इसको एक सेंटेंस टाइप में बनाना था कि कौन सा अरेंजमेंट करना था हमारा शब्द का। 15वां क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो कितने में होते हैं, तो ये स्वर के आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ, और तीसरा होता है आपका फ्लुस स्वर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहता है, तो रहता है आपका कृतज्ञ रहता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्दालंकार नहीं है, अनुप्रास, उपमा, यमक, या फिर वक्रोक्त। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो उपमा अलंकार है वो क्या है हमारा शब्दालंकार नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंग, पात्र, सोम, या फिर रात्रि। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें जो रात्रि है वो क्या है हमारा अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं अंग का क्या होता है, अंग में होता है हमारा शरीर होता है, ठीक है, शरीर के अंग होते हैं। साथ में फिर देख सकते हैं आप प्रकार में क्या होता है हमारा, पात्र बर्तन होते हैं, अभिनेता द्वारा पात्र की अभी निभाया जो कहते हैं ना, अभिनेता जो क्या करते हैं हमारे जो पात्र होते हैं उसमें निभाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और सोम, इसी में क्रम में सोम का भी क्या है अनेकार्थी शब्द है। 19वां क्वेश्चन है, पीपर पात सशिस मंडोरा में अलंकार है, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, या उपमा अलंकार, ठीक है। तो कौन सा है, तो इसमें है आपका उपमा अलंकार है। 20वां क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? ठीक है, जो भारतीय संघ की जो भाषा है वो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो भारत के संविधान में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे अनुच्छेद है उसमें ये लिखा गया है? ठीक है, 343 में, 357 में, 433 में या फिर 334 में। ठीक है, तो कहाँ यह है जो हमारा भाषा रिलेटेड जो संविधान में है, ठीक है, वो हमारा आर्टिकल 343 है, जहाँ पे इस संघ की राजभाषा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, संघ की राजभाषा हमारी क्या है यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। ठीक है, भारत की कोई ऑफिशियली भाषा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे रहेंगे 10 क्वेश्चन रीजनिंग करेंगे हम। यहाँ पे बोला गया है यदि आसमान को काला, ठीक है, आसमान को क्या बोला है? काला बोला गया है। और काला को क्या कह रहा है? जल कह रहा है। ठीक है, काला को जल कह रहा है, तो कहा जाए जल को हरा। अब जो जल है इसको हरा कह रहा है। ठीक है, हरा कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हरा को बादल, जो हरा है वो बादल है, बादल को नीला, जो बादल है वो नीला है, और नीले को ज़मीन कहते हैं। ठीक है, नीला ज़मीन। तो कहाँ जाए? ज़मीन को लाल कहा जाता है। अब यहाँ पे ज़मीन को, जैसे इसने नीले को इसने ज़मीन कहा, ज़मीन को अब लाल कह रहा है। तो मछली कहाँ रहती हैं बोला। पहली बात, मछलियाँ कहाँ रहती हैं पहले आप मुझे ये बताइए। मछलियाँ जल में रहती हैं। ठीक है, तो इसने हम यहाँ पे जल देखेंगे तो इसने कहा था कि काला को जल कहते हैं। ठीक है, और जल को हरा कहते हैं। तो कहाँ पे रहती हैं? हरे में रहती है। मतलब जल का क्या था? हरा था। यहाँ पे भी ये चीज़ मेन पकड़नी होती है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं। और जल का क्या बोला इसने? जल क्या है आपका? हरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हरा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पकड़ना है कि मेन चीज़ है, जैसे बोलता कि गाड़ी रोड पे चलती है, अगर बाई चांस होता है, ठीक है, गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं, तो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं तो ऊपर देखना पड़ता है कि रोड का क्या बोल रहा है। ठीक है, रोड का हरा, काला, नीला, पीला जो भी बोलेगा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष कि पहली मार्च को कौन सा वार होगा। देखो यहाँ पे गैर लीप वर्ष बोला है, अगर लीप वर्ष होता है तो अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैर लीप वर्ष बोला है इसके द्वारा। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम? देखिए 10 जनवरी को इसने बोला है कि यदि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, अगर 10 जनवरी को क्या है हमारा? बृहस्पतिवार है। ठीक है, थर्सडे है। ठीक है, बृहस्पतिवार बोला गया है। तो उसी वर्ष पहली मार्च को कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे 28, अगर हम गैर लीप ईयर बात कर रहे हैं तो हमारा जो फरवरी होगा वो 28 से आएगा। ठीक है, 28 दिन का फरवरी हो गया और एक दिन का मार्च बोला है, पहली मार्च को बोल रहा है। ठीक है, देखिए पहली मार्च बोला गया है। तो 28 प्लस 1 ये हो जाएंगे हमारे 29 दिन। और साथ में यहाँ पे हम जनवरी के कितने दिन बचे हमारे? इसने 10 जनवरी को बृहस्पतिवार बोला है। ठीक है, और कितना आता है जनवरी? तो जनवरी आता है हमारा 31। तो इसमें कितने दिन बचे हमारे? इसमें बचे हमारे 21 दिन बचेंगे। देखो 10 दिन हम माइनस कर देंगे वाले, तो क्या हो जाएगा? प्लस 21 करेंगे तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा? इसको हम जोड़ेंगे तो 29, 28 एक 29, 30, 30 और 20, 50 दिन हो गए। ठीक है, टोटल 50 हो गए। तो आप क्या करेंगे? हम 50 को क्या करेंगे? 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना? 7 49, एक बचा हमारा। ठीक है, तो एक बचा तो उसको क्या करेंगे हम? बृहस्पतिवार में उसको एक दिन जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है हमारा? तो आता है हमारा शुक्रवार आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर शुक्रवार हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम दोबारा इसको करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यदि P बराबर 6 है, J बराबर 4 है, L बराबर 8 है और M बराबर 24 है तो कौन सा नंबर की जगह लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनके द्वारा क्या बोला गया। अब देखिए पहले में M का क्या था? 24 था, M का 24 था इंटू J का वैल्यू क्या है हमारा? 4 है। फिर प्लस L कितना है हमारा? 8 है। फिर प्लस J का वैल्यू कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये दिया हुआ था इनके द्वारा। अब इस क्रम में देखना है हमको अगले आगे क्या बनेगा। ठीक है, तो ये पहले ये वाला है, ये भाग का निशान है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब पहले क्या होता है, हमको जब इस टाइप क्वेश्चन करते हैं तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या बना? देखिए ये बना हमारा 24 बना। ठीक है, 24 इंटू 4 बना। ठीक है, उसके बाद भाग का निशान था। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बना हमारा? 8 बना प्लस 4 बना। ठीक है, तो इसको हम इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 था और 4 था, तो इसको जैसे हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मिल जाएगा हमको 12 प्लस 4 जैसे मिलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 16। तो कौन सा 16 ऑप्शन में हमारा? हाँ, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन। AG उसी प्रकार संबंधित है IO से IO। ठीक है, जो AG है वो IO से संबंधित है जिस प्रकार E के संबंधित किससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले देखिए A दिया हुआ है, उसके बाद G दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे I दिया हुआ है और O दिया हुआ है। A का अल्फ़ाबेट 1 होता है,
जी का 7 होता है, आई का होता है आपका 9, ठीक है, और ओ का होता है आपका 15। देखिए तो क्या हुआ है, पहले वाले में ए से आई वाले में +8 हुआ है और अगले वाले में हमारा +8 हुआ है, ठीक है। तो सेम वे हम क्या करेंगे, जो ई के दिया हुआ है, ठीक है, ई और के, तो ई का वैल्यू क्या होता है 5 होता है, और के का कितना होता है हमारा, तो के का होता है हमारा 11, ठीक है। तो 5 में अगर हम 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 5 में अगर 8 ऐड, यहाँ पे ऐड हुआ था ना, तो अगर 5 में 8 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। तो 13 में कौन सा होता है हमारा, 13 में होता है हमारा एम होता है, ठीक है। सेम वे के 11 है, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। तो 19 में कौन सा होता है हमारा, 19 होता है एस होता है। तो क्या मिला हमारे पास यहाँ पे एम एस मिला, ठीक है, एम और एस। तो ऑप्शन कौन से में है, एम एस हमारा, तो ये हमारा एम एस ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक्स वाई का पति, यदि एक्स वाई का पति है, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स वाई का पति है, ठीक है। तो ये सेम वे आएंगे, जनरेशन सेम जनरेशन है, एक्स वाई का पति है, तो वाई क्या है, फीमेल हो जाएगी, और ये क्या होगा, मेल हो जाएगा एक्स, ठीक है। अगला दिया हुआ है वाई सॉरी डब्लू एक्स की पुत्री है, ठीक है, डब्लू क्या है, एक्स की पुत्री है। इसको अभी छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे सीधे, ठीक है। ये देख सकते हैं, तो पुत्री बोला है ना, तो ये क्या है, एक्स क्या है, पुत्री है, एक्स की पुत्री, अगर एक्स की पुत्री क्या आएगी, नीचे आएगी, ठीक है, एक्स की पुत्री नीचे आएगी, डब्लू क्या है, पुत्री है, तो ये क्या है, फीमेल हो जाएगी। अगला है जेड एक्स, जेड जो है ये वाला, जेड डब्लू का पति है, जेड डब्लू का पति है, ठीक है, जेड, तो जेड क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा हमारा। अगला बोला गया है वह एन जेड की पुत्री है, एन क्या है, जेड की पुत्री है, ठीक है, तो ये फीमेल हो जाएगी हमारी, पुत्री बोला है। तो एन का वाई से क्या संबंध है, तो जो वाई था ये, इसका जो एन के साथ क्या संबंध है, ठीक है, चचेरा है, भतीजी है, पुत्री है, या फिर देवती नातनी है। तो देखिए तीसरी जनरेशन नीचे आई है, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो तीसरी जनरेशन नीचे आई है, एक जनरेशन ये थी, एक ये थी, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये नातनी हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए फीमेल है, तो इसकी नातनी हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी ये दादी है यहाँ पे, ठीक है, एन क्या हो जाएगी यहाँ पे, देवती नातनी हो जाएगी, ठीक है, नातनी। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति, तो प्रश्न आकृति में स्थान लेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि हमको कौन सा स्थान यहाँ पे आएगा। देखिए पहला वाला क्या था हमारा, यहाँ पे था, उसके बाद ये एक थी लाइन, यहाँ पे 2 लाइन थी, यहाँ पे 3 लाइन थी, यहाँ पे सिंगल लाइन आ गई है। इसके बाद फिर क्या आएगी, फिर से ब्लैंक, देखो पहले यहाँ पे क्या था, भरा हुआ था, अब यहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक के साथ यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएंगी 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इस टाइप का हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आयतों तथा वर्गों का योग कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ऐड करना है, तो कितने आएंगे देखना है हमको। आयत तथा वर्गों का योग बोला गया है, ठीक है, दोनों का बोला, आयत का भी बोला गया है, जैसे आयत एक यहाँ पे है, ठीक है, एक आयत पूरा ये वाला बनेगा, आप देख सकते हैं, एक पूरा ये वाला बनेगा, एक पूरा ये वाला बनेगा आयत, ठीक है। तो इसी, और ये हमारा वर्ग बनेगा, तो वो ये वर्ग बनेगा, ये वर्ग बनेगा, ये वर्ग बनेगा, तो यहाँ पे टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर वर्ग को देखते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 वर्ग बन रहे हैं, ठीक है, प्लस अगला देखते हैं आयतों का जो है, आयत कितने बन रहे हैं हमारे पास, 9 बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर इसका नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, अभी इसको आप प्रैक्टिस करिएगा ऐसे, मैं इसको अभी एग्जैक्टली आंसर बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम एक एक करके ऐड कर, जैसे ये ए हो गया, इसको ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे, इसको सी रखेंगे, ठीक है, ये डी हो जाएगा हमारा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, तो इनको फिर गिनना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है इस क्वेश्चन में। आई हो गया, ये जे हो जाएगा, इसी क्रम में ओ हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। अब हमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, जैसे पहला हमारा आयत कौन सा बन रहा है, ए, जैसे ए बी, उसके बाद हमारा डी, और ये वाला ई, देखिए ये पहला ये वाला आयत बना हमारा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, के सी वाला बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से वो करते हैं। 28वां क्वेश्चन है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति आव्यूह को पूरा करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा वो बताना है हमको इन चारों में से, ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं जो। देखिए पहले वाले में क्या था, स्टार क्या है, पहले वाले में लाइनों में स्टार है, और पहले में सर्कल नहीं है, दूसरे में सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल हैं। तो यहाँ पे देखो अगर बिंदु था
अंदर ब्रैकेट आ गया था, पूरा पूरा इस वर्ग आ गया था, फिर यहाँ पे 2 वर्ग आ गए थे। तो सेम वे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे जो है देखिए अंदर क्या है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें त्रिभुज दिए हुए हैं, यहाँ पे जो भी आएगा सिंपल सिंपल त्रिभुज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर जो देखो यहाँ स्टार था, अंदर भी स्टार था, अंदर भी स्टार था, यहाँ पे गोल था, यहाँ पे भी गोल, खाली गोल था, यहाँ पे खोल जीरो टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्टार आएगा हमारा, जो क्वेश्चन मार्क है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली हमारा क्या आएगा, यहाँ पे खाली यहाँ पे हमारा त्रिभुज आएगा। तो कौन सा है, तो ये हमारा त्रिभुज वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, बट नीचे देखना पड़ेगा कि ए बी सी डी में से कौन सा सी है। तो ए वाला ऑप्शन जो है हमारा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे जहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी यहाँ पे देख के इसको लग रहा है कि ये आएगा सी, ठीक है, आएगा यही वाला, बट यहाँ पे सी बोला गया, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में सी कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन। उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में से सन्निहित है, ठीक है। पूछ जो ये आकृति दी है, प्रश्न आकृति, इसमें देखना है कि इसके अंदर इनमें से कौन सा फिगर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए पहले वाले फिगर में इस टाइप से अंदर कोई फिगर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तीसरा जो सी वाला है, सी भी नहीं बन रहा है, डी का भी इस टाइप का शेप ये आ रहा है, ठीक है, बट लाइन नहीं है इसमें इस टाइप से, ठीक है। और बी में देख सकते हैं हम, बी में क्या दिया हुआ है आप देखिए, बी में ये वाला फिगर जो है आप देखो, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर बनेगा, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा हमारा। 30वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए, ठीक है। तो विषम आकृति कौन सी है वो यहाँ पे डिसाइड करना है। देखिए सब में क्या हो रहा है, एक दूसरे को कर रहे हैं, ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो लास्ट इसमें क्या है, देखिए ये जिगजैग टाइप बना रहा है, तो ये डिफरेंट है इससे। 31वां क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में या फिर पुणे में। तो कहाँ पे हुआ था, तो इसका निर्माण जो हुआ था तो ये हुआ था आपका पुणे में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32वां क्वेश्चन है, मेन्यू में की सूची होती है, डेटा सूची होती है, ऑब्जेक्ट की होती है, रिपोर्ट होती है, कमांड की होती है। तो किसकी होती है, तो ये होती है आपकी, ये होती है कमांड की, ठीक है। मेन्यू में कमांड की सूची होती है। 33वां क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हार्डवेयर के स्थान पर किया जाता है क्या कहलाता है वो, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर या फिर फर्मवेयर। तो उसको क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका जो सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हार्डवेयर के स्थान पर होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। 34वां क्वेश्चन है, डक डकोगो जिसको, ठीक है, डक गो, ठीक, डक जिसको गो कहते हैं, एक क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है या फिर न्यूज़ वेबसाइट है। तो डक गो क्या है, तो ये है आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो लॉन्च किया गया था, ये किया था आपका 2008 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ये सर्च इंजन की गूगल की भांति एक कार्य करता है, जिसमें सभी रिकॉर्ड वगैरह क्या होते हैं, जानकारी रिकॉर्ड नहीं करती है, ठीक है। इसमें जो होता है वो जो हिस्ट्री वगैरह सर्च हिस्ट्री होती है उसको संभाल के रखता है। 35वां क्वेश्चन है, साइबर खतरों को भांपते हुए भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तय की थी। जो भारत के द्वारा साइबर सुरक्षा, जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो पॉलिसी थी वो कब लेके आए थे इसको, 2013, 2015, 2016 या फिर 2018 में, ठीक है। तो सरकार इसको लेके आई थी 2013 में लेके आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही जो ये जो नेशनल क्रिटिकल जिसको कहते हैं, ठीक है, NCIIPC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म आप नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है उसके द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। रियाल सऊदी अरब, पीसो मैक्सिको, येन जो मुद्रा दी हुई है और देश दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे भारत की क्या है, रुपया है, तो उसी अकॉर्डिंग ने दिया हुआ है कि सऊदी अरब की रियाल है, पीसो की मैक्सिको की पीसो है, भूटान की येन है और वियतनाम की डोंग है। तो इसमें से गलत कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें से गलत मिलान है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूटान की येन नहीं है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करें तथा सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से देखी जाए तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं इस टाइप से, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमने फ्रेम कर रखा है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखो, भारत ने वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी, विदेशी मुद्रा व्यापार एवं विदेशी निवेश क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया, विदेशी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंध से मुक्त किया गया, ठीक है। तो क्या चीज़ है इस भारतीय अर्थव्यवस्था में सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, 1, 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो कौन सी सही है, तो इसमें आपके 3 के 3 स्टेटमेंट सही है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो LPG रिफॉर्म आए थे 1991 में, ठीक है, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उस टाइम जो फाइनेंस अपने मिनिस्टर कौन थे,
तो ये थे आपके मनमोहन सिंह जी थे, और नरसिम्हा राव तो क्या थे यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये लोग एलपीजी रिफॉर्म लिखाए थे 1991 में। तो उसके बाद भारत में क्या हुआ था, विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध मुक्त कर दिया था, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में योजना आयोग के वास्तुकार कौन थे, ठीक है। जो भारत में प्लानिंग कमीशन जो चला था 1950 से लेके, ठीक है, 1950 में जो चल रहा था, तो उसको 1950 से उसको क्या किया गया, 2015 में नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भारत में योजना आयोग के वास्तुकार कौन माने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सीडी देशमुख या फिर पीसी महालनोबिस। तो किसके द्वारा की गई थी, तो पीसी महालनोबिस के द्वारा भारत में इनको वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। और 15 मार्च 1950 मैंने आपको बता दिया, 15 मार्च 1950 को। और जो नीति आयोग है, नीति आयोग का कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1 जनवरी 2005 से, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से लेके इसको क्या कर दिया गया, नीति आयोग शुरू हो गया है, ठीक है। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 15 सूत्री कार्यक्रम या फिर 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। जो अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम था, तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक निम्न में से कौन सा है, ठीक है। बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य दुकानें, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, तो यह है आपका बफर स्टॉक है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन डे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या फिर 24 अक्टूबर, ठीक है। जो 24 अप्रैल है ये भारत का जो पंचायती राज डे, इसकी हम पंचायती राज डे बनाते हैं इस दिन को, ठीक है। 24, और जो आपका यूएन डे होता है ये होता है आपका 24 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट डेट है, अब इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 24 अप्रैल रिसेंट ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि पंचायती राज भारत में एस्टैब्लिश 1993 से स्टार्ट हुआ था 24 अप्रैल से, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष, ठीक है। तो न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 25 वर्ष होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए वही, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वही क्या बनता है, उसमें से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है, तो इसकी डेट जो होती है वो 25 साल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43वां, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, भाग 2, भाग 3, भाग 6 या भाग 4 तो किसको कहा गया है, तो किया गया भाग 3, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, भाग 3 में है, इनको क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। अब रिसेंटली आपको कराया गया था ये क्वेश्चन, हिंदी के जो 20 क्वेश्चन थे उसमें भी, तो किसमें कहा गया है, तो ये कहा गया आपका आर्टिकल 343 जो है उसमें कहा गया है, ठीक है। 343 से लेकर 351 तक जो है इनके बारे में, जो देवनागरी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है, ठीक है। क्या बोला गया, नहीं देता है बोला गया है संविधान के निर्माण में, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारियों का विधेयक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार देखा गया ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में फंस रहे हैं आजकल, जिससे कि बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली आप अगर लॉजिक लगाएंगे, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी तरह क्या बोला गया है कि कौन सा कारण नहीं है बोला गया योगदान, ठीक है। अब देख सकते हैं ब्रिटेन का हमने क्या किया है, जो हमने 1935 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 70% हमने उसी से लिया गया है, तो वो हम किसको फॉलो करते थे, हम संसदीय लोकतंत्र तो ब्रिटेन का ही फॉलो करते हैं। दूसरा है रूस की समाजवादी क्रांति, जो समाजवादी वगैरह जो हमने शब्द वगैरह लिए हैं वो हमारे रूस की क्रांति से ही लिए गए, ठीक है। और तीसरा है जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से बोरो किए हैं, तो ये तीनों हमारे हैं इसमें, ठीक है। पर औद्योगिक क्रांति से हमने कुछ नहीं लिया था संविधान के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 46वां क्वेश्चन, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित करती है, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर, तो कौन सा है वो, तो ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार कहाँ होती है, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका या इनमें से कहीं नहीं, तो कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपकी कर्नाटका में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48वां, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरला में, तो कहाँ पे है, तो ये है आपकी तमिलनाडु में है। 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र में दूरतम बिंदु पर है, माउंटेन पुंसेक जया, माउंटेन चिम्बोरोजा राजो, माउंट किलीमंजारो या फिर माउंट एकाकांगुआ, तो कौन सा है,
तो ये है आपका माउंट चिम्बोरोजाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मरुस्थल होता है, पर्वत होते हैं, महासागर होते हैं, या फिर वन होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं? तो जो महासागर होते हैं, ठीक है, जो हमारा समुद्र है उसके अंदर क्या है, सर्वाधिक क्या होती है, स्थायी पारिस्थितिकी वहाँ पे होती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस सर्वप्रथम जो पारिस्थितिकी तंत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का जो तंत्र था इसका नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था ए जी टांसले करके, ठीक है, 1935 में नाम दिया गया था ए जी टांसले के द्वारा, टांसले, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, टीला विला, एडवर्ड टेरी, कौन थे? तो ये थे आपके विलियम हॉकिंस थे, ठीक है, जो जहांगीर के जो टाइम था जहांगीर के, तो विलियम हॉकिंस क्या होता है, इनके भी जहांगीर के दरबार में रहा था। कब कब रहे थे? 1608 से लेके 1613 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो था आपका 1605 से लेके 27 तक। 52वां क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, या फिर जेपी कृपलानी के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रस्ताव पास किया गया था। और कहाँ पे? जो 7 अगस्त 1942 को बम्बई में क्या है, ग्वालियर टैंक करके एक जगह है, वहाँ पे मैदान है, वहाँ पे इस जो अखिल कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी उसके वहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम जरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच युद्ध हुआ था? ठीक है, द्वंद्व हुआ, प्रारंभ हुआ, द्वंद्व कहते हैं, युद्ध कहते हैं, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब के टाइम पे? तो किसके टाइम पे? तो औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था, मुगलों में और मराठों में क्या हो गया था, द्वंद्व स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 54वां क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या उसर भूमि? तो जो मौर्य काल में सीता जो थी जो क्या था, तो ये था आपका राजकीय भूमि में प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसको सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि। ये क्वेश्चन इसलिए सीता लिखा है क्योंकि यहाँ पे भूमि लिखा होता तो लोग डायरेक्टली क्या करते इसको जज कर लेते इससे, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, या फिर ऑस्ट्रिया? किसके द्वारा किया गए थे? तो ये किए गए थे आपके रूस के द्वारा। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समूह में चारों देश G20 के सदस्य हैं? ठीक है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, या तुर्की? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, या फिर दक्षिण कोरिया? ठीक है, तो इनमें से कौन से जो G20 के मेंबर हैं? तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिटर्न में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की क्या है, G20 के मेंबर है। देखिए जो अफ्रीकन यूनियन था वो अभी जुड़ा हुआ है 21 मेंबर के रूप में, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है अभी के टाइम पे। और G20 की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1999 में। और जो 18वीं बैठक हुई थी अभी इसकी, वो भारत ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, कब? 2023 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। 57वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारतीय मूल के अजय बग्गा को किस वैश्विक संस्था का प्रमुख चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करंट अफेयर में करवाया भी ये क्वेश्चन। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स विकास बैंक, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? ठीक है, तो जो अजय बग्गा जी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अभी क्या बनाया गया है, विश्व बैंक के अंदर क्या बनाया गया है, इनको प्रमुख चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 के एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया था। जकार्ता इंडोनेशिया, होंची मिन सिटी वियतनाम, हांगझोउ चीन, या कुआलालंपुर मलेशिया में? ठीक है, तो एशियन गेम्स हुए थे ये हांगझोउ चीन में हुए थे। ये क्वेश्चन चीन नहीं पूछा गया था ऑप्शन में, जो रिसेंट में उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था, वहाँ पे हांगझोउ करके डायरेक्टली जहाँ पे सिटी का नाम दे दिया गया था, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 59वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना संस्थाओं की सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो वो है सुमेलित करना है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है INS अग्रणी, INS चिल्का, INS द्रोणाचार्य, INS हमला। ठीक है, ये 4 है, इनको हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं जो INS अग्रणी है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन फर्स्ट का सही राइट है, ए है, ठीक है। दूसरा है INS चिल्का, तो INS चिल्का कहाँ पे है, तो INS चिल्का है आपका, ये है आपका उड़ीसा में है, आपको पता होगा चिल्का झील भी है वहाँ पे।
तीसरा है INS द्रोणाचार्य, ठीक है, मलाड पश्चिम मुंबई, तो कौन सा है, तो ये है आपका कोची में है, ठीक है, और INS हमला ये आपका मुंबई में है। तो क्या बन जाएगा ऑप्शन 1 2 4 एंड 3, तो 1 4 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये 23, ठीक है, 23 अगस्त को कहाँ पे ये पहुंच गया था आपका, ठीक है, साउथ पोल पे पहुंच गया था, तो इसलिए इस दिन को स्पेस डे के रूप, नेशनल स्पेस डे के रूप में हम मना रहे हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पॉइंट था उसको शिव शक्ति पॉइंट भी कहा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये किस जुलाई को यहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शाम को 6:04 पे इसने साउथ पोल पे लैंड किया और भारत पहला देश बन गया था जिसने साउथ पोल पे कोई भी देश आज तक नहीं पहुंचा था, ठीक है। अब हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के करेंगे हम। तो 61वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा जिला है, तो ये है आपका चमोली है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है या फिर नैनीताल है। तो आपका नैनीताल जिला क्या है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है सहस्त्रधारा काष्ठ स्थलाकृति किसके निकट स्थित है, शिमला, देहरादून, पंचबद्री या इनमें से कोई नहीं, तो ठीक है, तो कहाँ पे है, तो ये है आपका देहरादून में। अगला क्वेश्चन है 63वां क्वेश्चन ट्रेल पास कहाँ स्थित है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो ट्रेल पास है आपका, वो है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है, दर्रे होते हैं ये। और जो ट्रेल थे इंपॉर्टेंट है, जो GW ट्रेल थे, ये 1830 में इनके द्वारा कुमाऊं डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर के रूप में इनके इस दर्रे पे पहुंचे थे, इसलिए इनका नाम यहाँ पे इस दर्रे इनके नाम पे दर्रे का नाम रख दिया गया। 64वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में बेराइट्स खनिज का प्रमुख उत्पादक जिला है, नैनीताल, चमोली या पिथौरागढ़ या फिर देहरादून, ठीक है, तो कौन सा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, देहरादून है, ठीक है। 65वां क्वेश्चन है किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने मैप में देखा होगा तो उत्तराखंड का इस टाइप से मैप होता है, ठीक है, ये नेपाल हो गया, ये आपका पिथौरागढ़ हो गया, ये चंपावत हो गया, ये उधमसिंह नगर हो गया इस एरिया पे, यहाँ पे नैनीताल हो गया, ठीक है, ये चमोली वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपका बागेश्वर अल्मोड़ा है, ठीक है। तो इसी क्रम में पूछा गया है कि पूर्वी रामगंगा नदी, जो पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है ये आपका कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़ से निकलती है और सरयू नदी में मिलती है, तो कहाँ पे, रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में, चूका चंपावत में, फुलचट्टी देवप्रयाग में, रामपुर देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन ये कट कर दो आप क्योंकि रामपुर साइड में तो आती नहीं है ये, देवप्रयाग भी हटा दो क्योंकि गढ़वाल में इसका कुछ है नहीं, पश्चिमी रामगंगा बहती है उधर। तो यहाँ पे अगर इनने पूछा है कि पूर्वी रामगंगा, तो ये आपकी मिलती है, ये मिलती है आपकी रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में, ठीक है, जो चंपावत रामेश्वर तीर्थ है चंपावत और क्या अल्मोड़ा और ये कहते हैं पिथौरागढ़, ठीक है, तो यहाँ पे सरयू नदी मिलती है इसके साथ, रामेश्वर तीर्थ जगह है वहाँ पे, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, मिलन, पिंडारी, चोड़ावाड़ी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कौन सा है, तो चोड़ावाड़ी ग्लेशियर है आपका जनपद रुद्रप्रयाग में। मिलन ग्लेशियर कहाँ पे है, मिलन है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। 67वां क्वेश्चन है भूकंप संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत उत्तराखंड का कौन सा जिला नहीं आता है, ठीक है, ये पूछा गया है नहीं आता है, देहरादून, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर या फिर अल्मोड़ा, ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, ठीक है। 68वां क्वेश्चन है लाखामंडल की गौरी प्रतिमा किस शताब्दी की है, 6वीं से 7वीं शताब्दी की, 7वीं से 8वीं शताब्दी की, 8वीं से 9वीं शताब्दी की या 9वीं से 10वीं शताब्दी की, ठीक है, तो कौन से शताब्दी की है, तो ये है आपकी 8वीं से 9वीं शताब्दी की है, ठीक है, लाखामंडल की गौरी प्रतिमा। 69वां क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत ने किस स्थान पर प्रेम सभा की स्थापना की थी, काशीपुर, नैनीताल, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में, तो प्रेम सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी आपकी काशीपुर में, ठीक है, किसने की थी, गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। और कहाँ पे है काशीपुर, ये आपका उधमसिंह नगर में है, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर या फिर अल्मोड़ा, नैनीताल में, तो कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी आपकी अल्मोड़ा और श्रीनगर में की गई थी, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की है, मोलाराम, रतन कवि, स्वाली, शशिधर या गुमानी पंत जी के द्वारा, तो किसके द्वारा की गई है, तो मोलाराम जो गढ़वाल वंश के इतिहास के बारे में बताते हैं, उनके चित्रकार भी थे और वहाँ के इतिहासकार भी थे। 72वां क्वेश्चन है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था, 1985, 1989, 1990 या फिर 1991 में, तो कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1989 में की गई थी। 73वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक बैंकिंग शाखा किस जिले में है, ठीक है, देहरादून, बागेश्वर, चमोली या हल्द्वानी में, तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग कहाँ पे है, तो ये है आपकी ऑब्वियसली देहरादून में, ठीक है।
74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ई विल व्यवस्था कब लागू की गई थी? अप्रैल 2018, जून 2018, अप्रैल 2019 या जुलाई 2019 में? ठीक है, तो ये जो कब शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी अप्रैल 2018 में। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? ठीक है, धर्मा घाटी, पिंडर घाटी, नीति घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से जुड़ी हुई है? तो आपकी जो धर्मा घाटी है वहाँ से क्या जुड़ी हुई है? उत्तराखंड में रंग संस्कृति जुड़ी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब रिसेंट में आपने देखा होगा उत्तराखंड के एग्जामों में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हथालिका मेला आयोजित होता है? देहरादून में, उत्तरकाशी में, चमोली में या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका, इनमें से कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, इनमें से कहीं नहीं होता है। देखिए, हथालिका मेला जो है वो आपका लगता कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको मैं। हथालिका मेला जो होता है वो आपका पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गंगोली हाट नामक गाँव में लगता है। ठीक है, 70वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नृत्य के शिव के कथायक का वर्णन किया जाता है? ठीक है, उत्तराखंड में किस लोक नृत्य में जो शिव के कथानक हैं उनका वर्णन किया जाता है? दीप नृत्य में, ठीक है, शिव पार्वती नृत्य में, चैती पसारा नृत्य में या फिर जात्रा नृत्य में? तो किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका दीपक नृत्य। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ में निम्न में से किस धारा में स्नान करने का पौराणिक महत्व है? प्रहाद, उर्वशी धारा, भृंग धारा या ये सभी? ठीक है, तो कहाँ पे है मान्यता? ये इन तीनों में है। ठीक है, प्रहलाद में भी, उर्वशी धारा में भी और भृंग धारा में भी क्या है इसमें? ये सब बद्रीनाथ में है। इनमें धारा में स्नान करने का पौराणिक महत्व है। 79वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजी जनजाति किस कला में विशेष रूप से कुशल होती है? ठीक है, जो राजी जनजाति है उत्तराखंड की सबसे कम 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेशन वाली है। ठीक है, जिसकी माना जाता है कि 500 के आसपास है इनकी जो पॉपुलेशन है। तो ये किसके निपुण होती है? किस चीज़ में? चित्रकला में, मूर्तिकला में, काष्ठ कला में या फिर स्थापत्य कला में? तो ये किसमें फेमस होती है? तो ये होती है आपकी काष्ठ कला में, बहुत फेमस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन, गेंदी के खकोटी उत्सव पर कौन सा नृत्य विशेष रूप से किया जाता है? झूमलू नृत्य, बेहला नृत्य, खुसोड़ा नृत्य या फिर थड़िया नृत्य? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका झूमलू नृत्य किया जाता है। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर चमोली? तो कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अल्मोड़ा में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृति से रिलेटेड। 82वां क्वेश्चन है, मसूरी की पहली इमारत कौन सी है? मंगलीगार होटल, श्रृंगेरी होटल, मनीषा होटल या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये आपका मलिंगार होटल क्या है? मसूरी की पहली इमारत है। 83वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, हरिद्वार में या फिर देहरादून में? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड निम्न में से कौन सा पर्वतीय नगर है? ठीक है, काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार या ये सभी? ठीक है, तो कौन से हैं? तो ये तीनों क्या है? आपके पर्वतपदी नगर है। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम 2003, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003, राज्य जनजाति आयोग अधिनियम 2005, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम 2005। तो किसके अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया है अधिनियम के अकॉर्डिंग? तो ये किया गया है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम 2003। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन, आयुष ग्राम का संबंध है योग शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से या फिर होम्योपैथिक शिक्षा से? ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका आयुर्वेदिक शिक्षा से। 87वां क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद स्थित है? भीमताल में, नरेंद्रनगर में, घुड़दौड़ी में या फिर श्रीनगर में? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपका नरेंद्रनगर टिहरी में। 88वां क्वेश्चन है, मसूरी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देहरादून, नैनीताल, टिहरी या फिर पिथौरागढ़ में? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका डायरेक्टली ऑप्शन होगा देहरादून में स्थित है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, चमोली में, देहरादून में, हरिद्वार में या फिर उधमसिंह नगर में? ठीक है, तो आसन बैराज कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में। 90वां क्वेश्चन है, डोंगी पैतौली आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से है? सिल्वर फर, शीशम, बांज या फिर सैमल से? तो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका बांस से रिलेटेड है। 91वां क्वेश्चन है, वनों की नीलामी के विरोध में हुए राज्य स्तरीय आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड पहली बार किस वर्ष बंद हुआ था? 1975, 1978, 1980 या इनमें से कोई नहीं?
ठीक है। तो कब बंद हुआ था पहली बार? हुआ था 1978 में। क्या हुआ था? पहली बार बंद हुआ था, ठीक है, आंदोलन के नज़रिए से। 92वां क्वेश्चन है, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1984, 1989, 1993 में, 1997 में। तो कब की गई है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई है आपकी 1993 में की गई है, ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद का लिंगानुपात कितना है? 1085, 1103, 1114 या फिर 1127, ठीक है। तो कितना है? तो ये है आपका 1114। 94वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? भूतपूर्व सैनिकों से, राज्य आंदोलनकारियों से, गर्भवती महिलाओं से या विकलांगजनों से, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? तो गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है, वंदे मातरम योजना। 95वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? 2005-6, 2006-7, 2007-8 या 2008-9, ठीक है। तो किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी 2006-7, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? 2006 और 2007। अगला क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन, सितंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को स्वीकृति दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखिए, नीति के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी कुल निवेश का 50% रखी गई है। इस सीमा तक निवेश करने पर ही निवेशकों को सब्सिडी दी जाएगी। 12वीं तक के स्कूलों के लिए निवेश सीमा मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में 25 करोड़ निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा में निवेश की सीमा मैदानी क्षेत्र में रुपया 200 और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये रखी गई है, ठीक है। रिजॉर्ट व समग्र उपचार केंद्रों में मैदानी क्षेत्र में निवेश सीमा 100 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ रखी गई है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर सी है, 2, 3 और 4 क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। ये स्कीम जो थी सितंबर 2023 में स्टार्ट की गई थी सरकार के द्वारा, और इसमें क्या कहा गया था? तो इसके अंतर्गत जो थी कुल निवेश की 25% क्या रखी गई है? इसमें सब्सिडी नियत रखी गई है, ठीक है। कितनी? 25% रखी गई है। तो यहाँ पे कितना बोला गया इनके द्वारा? 50 बोला गया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ये 25 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी 2, 3 और 4 क्या है? ये चारों सही है। और यहाँ पे आप क्या करना, 25% क्या है कुल सब्सिडी का निवेश क्या है। 97वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के बचाव अभियान में मशीनों के कारगर न रहने के पश्चात किस पारंपरिक तकनीकी से बाहर निकाला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है न्यूज के लिए, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन, सिलक्यारा टनल कहाँ पड़ता है? ये है आपका उत्तरकाशी में। आप मुझे कम से कम बताइए, ये सिलक्यारा टनल जो बन रहा था कौन सा नेशनल हाईवे था ये, ठीक है। नंबर पूछ सकता है एग्जाम में। साथ में 41 मजदूर थे, कब फंस गए थे ये फंस गए थे आपके 12 अक्टूबर को, दिवाली के दिन, ठीक है। इनको 17 दिन के बाद निकाला गया। 41 मजदूर फंसे हुए थे, और ये किस टेक्निक के थ्रू निकाले गए थे, ठीक है। वर्टिकल माइनिंग, टनल बोर माइनिंग, प्लेसर माइनिंग या फिर रेट होल माइनिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट होल माइनिंग जिसको कहते हैं ना, चूहे जैसे खोदते हैं ना, उस टाइप से इसको रेट होल माइनिंग कहा गया है। इसमें छोटा सा क्या होता है, एक इंसान के आने के बराबर इसमें होल किए जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा ये 2014 में जो एनजीटी है, ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उस जिसका फाउंडेशन का बना कब था? एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 को बना था, ठीक है। ये पर्यावरण के लिए क्या करता है, जो जो पर्यावरण में डैमेज लोग करते हैं उनके ऊपर क्या करता है, पेनल्टी वगैरह लगाता है, ठीक है। तो इनके द्वारा रेड होल माइनिंग को 2014 में बैन कर दिया गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेघालय वगैरह में ये होती थी, वहाँ पे इसको बैन कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, एनजीटी वगैरह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 98, सितंबर 2023 में राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वंदना कटारिया, श्रुतिका सिलसोवाल, शैलजा धामी या फिर अवनी लेखरा। तो किसको दिया गया था? किया गया, तो ये किया गया है श्रुति सिलवासल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 99वां क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों में कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गोवा में हुए थे। 38वें कहाँ पे होने वाले हैं? ये होने वाले हैं उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने स्वर्ण पदक? 3 स्वर्ण टोटल 24, 1 स्वर्ण टोटल 25, 10 स्वर्ण 27, 8 स्वर्ण टोटल 20 पदक। तो कितने पदक जीते गए उत्तराखंड के खिलाड़ियों के द्वारा? तो जीते गए 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 27 पदक इनके द्वारा जीते गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। अपनी स्थापना के 200 वर्षों के इतिहास में अगस्त 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है? नैनीताल, रुड़की, मसूरी या फिर लखनऊ। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसको तो आप कह सकते हैं मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है, और सबसे पुराना इसको शहर वो माना जाता है, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज़ के हमें बने रहिए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी वीडियो हम लेके आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।